हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन में हमने टॉपिक रखा है राज्य एवं शिक्षा। ठीक है, राज्य एवं शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न शिक्षा संबंधी कालों के बारे में बात करेंगे। राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं शिक्षा संबंधी, उनके बारे में चर्चा करेंगे और राज्य का शिक्षा पर प्रभाव या कहेंगे कि नियंत्रणवादी मत के बारे में या संबंध के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल के बारे में कि राज्य का शिक्षा पर प्रभाव विभिन्न प्रकार के कालों में किस तरह से रहा है। शिक्षा के जो काल हैं उनको हम सामान्यतया प्रमुख रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है प्राचीन कालीन शिक्षा, द्वितीय है बौद्धकालीन शिक्षा, तृतीय है मुस्लिम कालीन शिक्षा, चतुर्थ है ब्रिटिश कालीन शिक्षा, पंचम भाग माना जाता है 1947 से लेके सन 2000 तक का समय, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, और वर्तमान काल में सन 2000 से ये 2021 चल रहा है, इस काल को आप रख सकते हैं। ठीक है, और इन 6 प्रमुख कालों में शिक्षा के विभिन्न रूप लोगों के सामने आए हैं। तो सबसे पहले प्राचीन कालीन शिक्षा। उस समय जो शिक्षा थी उस पर राज्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। जो प्राचीन काल में शिक्षा की प्रणाली थी वो आश्रम पद्धति के अनुसार बालक और बालिका को शिक्षा दी जाती थी। बालक और बालिका साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करते थे प्राचीन काल में, लेकिन जब प्राचीन काल के अंत का समय आया उस समय पर बालक और बालिकाओं की शिक्षा अलग अलग कर दी गई और बालिकाओं की जो शिक्षा होती थी तो कुलीन वर्ग में फिर वो प्रचलित हो गई और सामान्य स्त्रियों के लिए शिक्षा रोक दी गई और शूद्रों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान प्राचीन काल में नहीं मिलता है। बौद्ध काल में जो शिक्षा का प्रारंभ था या कहें कि प्रचलन था, उसमें राज्य का उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, ये बात निश्चित रूप से है कि विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय बना दिए गए और उनके कुछ निश्चित नियम कानून थे जिनका पालन करने की आशा सभी से की जाती थी। बौद्ध काल में भी वही नियम प्रचलित रहे जो लगभग प्राचीन काल में प्रचलित थे। मुस्लिम काल में निश्चित रूप से शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण दिखाई देने लगा। स्त्रियों की शिक्षा रोक दी गई और उनको अधिकतर कुलीन या अमीर वर्ग की स्त्रियों को ही शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। मुस्लिम काल में मदरसों, दरगाहों और खानकाहों में शिक्षा देने का प्रचलन था और उस पर राज्य का काफी अधिक अधिकार भी स्पष्ट नजर आता था। ब्रिटिश काल में निश्चित रूप से अंग्रेजों ने शिक्षा में सुधार किए, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी और शिक्षा को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से शिक्षा के लिए अनुदान देने का प्रचलन शुरू किया। प्राचीन काल में भी अनुदान दिया जाता था और बौद्ध काल में भी अनुदान दिया जाता था, लेकिन वो स्वैच्छिक होता था, यानी कोई भी अमीर व्यक्ति या सरकार या राजा महाराजा चाहे तो आश्रमों को शिक्षा दे देते थे। उसी प्रकार से बौद्ध काल में भी मठों और विहारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो अमीर वर्ग था वो अपने इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री, शिक्षण सामग्री और धन की उपलब्धता कराता था। मुस्लिम काल में भी जो मुस्लिम राजा थे और जो उस समय हिंदू राजा थे वो भी शिक्षा की प्रगति के लिए कुछ ना कुछ धन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ब्रिटिश काल में सीधे रूप में सरकार ने विद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान देने की परंपरा को शुरू किया। आधुनिक काल में 1947 के बाद, इसे स्वतंत्रता का काल भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद का काल में सरकार ने स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की लगातार स्थापना की, उनके लिए अनुदान दिया, उनमें शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करी और उनके वेतन इत्यादि का भी प्रबंध किया। इसके साथ ही साथ निरीक्षण
और सुशासन के लिए भी सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए। वर्तमान काल में आप देख रहे हैं कि शिक्षा पर राज्य का काफी अधिक नियंत्रण पाया जाता है और शैक्षणिक सामग्री, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती, नए स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र के लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं और शिक्षा को व्यवसायिक रूप दिया गया है। शिक्षा निश्चित रूप से इस समय 2021 के समय में एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है और विभिन्न धनी वर्ग शिक्षा में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शिक्षा का एक उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है, तो कुछ लोगों का उद्देश्य शिक्षा से निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त करना भी है। अब हम बात करेंगे कि राज्य की शिक्षा पर नियंत्रण से संबंधित प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं। तो सबसे पहला है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसका निर्धारण राज्य करता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनकी व्यवस्था पर प्रभाव भी राज्य का होता ही है वर्तमान समय में, और शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी राज्य का नियंत्रण और प्रभाव इस समय देखा जाता है। शिक्षा प्रशासन और निरीक्षण पर भी राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण अब देखा जा रहा है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों भागीदारी कर रहे हैं, तो दोनों का प्रभाव निश्चित रूप से शिक्षा पर दिखलाई पड़ रहा है। अगर हम शिक्षा संबंधी मत को जाने जो कि राज्य से संबंधित है, अर्थात कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने किस रूप में राज्य को शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इस संबंध में बहुत सारे मत बताए हैं, उनको हम जानते हैं। राज्य की शिक्षा पर अधिकार संबंधी मत इनको कहा जाता है। सबसे पहला मत है समष्टिवादी मत, द्वितीय मत है व्यक्तिवादी मत और तृतीय मत है मध्यम मार्गी मत, जो कि राज्य की शिक्षा पर अधिकार से संबंधी मत माने जाते हैं। पहला समष्टिवादी जो मत है वो पिकविच नाम के एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने कहा है और उन्होंने बताया है कि सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसको राज्य दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। पिकविच ने जो समष्टिवादी मत दिया है वो शिक्षा पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण को बतलाता है, अर्थात वह मानते थे कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। द्वितीय जो मत है वो लॉक और बेंथम का है और मिल भी जो एक शिक्षा शास्त्री थी वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने बताया है कि राज्य को शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। द्वितीय, क्योंकि राज्य का कार्य केवल व्यक्तियों की रक्षा करना है। यद्यपि व्यक्ति कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए राज्य का अनुशासन स्वीकार करेगा, परंतु बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जिनमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात लॉक, मिल और बेंथम जैसे शिक्षा शास्त्री शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं और उनके मत को व्यक्तिवादी मत कहा जाता है। मिल ने कहा है कि व्यक्ति पवित्र है और उसकी स्वतंत्रता में राज्य का सहसा हस्तक्षेप सहन नहीं किया जा सकता, इसलिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये तीन जो शिक्षा शास्त्री हैं वो व्यक्तिवादी मत के समर्थक माने जाते हैं। एक और प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं स्मिथ, जिन्होंने कहा है शिक्षा में शासन का हस्तक्षेप का प्रभाव यह होना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता में वृद्धि हो, ना कि कमी आए, और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आंशिक रूप से, रचनात्मक रूप से और सुधारवादी रूप में होना चाहिए। इनके स्मिथ महोदय के मत को समन्वयवादी मत या मध्यम मार्गी मत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राज्य के शिक्षा पर नियंत्रण को स्वीकार किया है, लेकिन आंशिक रूप से, यानी राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण कुछ ही मात्रा में होना चाहिए। वो मानते थे कि शिक्षा पर परिवार का,
धार्मिक संस्थाओं का एवं राज्य का सीमित नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और कोई भी एक संस्था शिक्षा देने का कार्य अकेले नहीं कर सकती है। इसलिए इसमुख महोदय का मानना था कि राज्य का जो सीमित नियंत्रण है वह शिक्षा में मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए, अर्थात राज्य शिक्षा में अपने मार्गदर्शन द्वारा शिक्षा की पद्धति को प्रभावित करे। और इसके लिए उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वोच्च शासन प्रणाली माना है। उन्होंने माना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो सर्वाधिक विकास प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ही हो पाया है, क्योंकि जब परिवार, धार्मिक संस्थाएं और राज्य तीनों का शिक्षा पर थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा की उन्नति होती है। इसलिए स्मिथ कहते हैं कि शिक्षा पर राज्य का आंशिक, रचनात्मक और सुधारवादी नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य पर शिक्षा के प्रभाव के बारे में विभिन्न प्रकार के राज्यों के क्या उद्देश्य रहे हैं और क्या क्या मत रहे हैं, उनको हमने जाना है। थैंक यू वेरी मच।